जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब जंतुओं का वर्गीकरण देखना है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग भागों में बांटना। वर्गीकरण इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना। जंतुओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो 1978 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था अस्टोरर और दूसरा का नाम था यू सिंजर। अस्टोरर तथा यू सिंजर। 1978 में इन दोनों को विचार आया कि दुनिया में बहुत सारे जीव हैं और बहुत सारे जीव हैं और सभी जीव अलग अलग तरह के दिखते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिसके पास बहुत सारे अंग हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिसके पास अंग है ही नहीं, फिर भी वो जीवित है, फिर भी वो हर चीज कर पा रहा है, गति करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो इन्होंने देखा दुनिया में लगभग करोड़ों जीव है ना। गिनती उसकी पूरी नहीं हो पाई, बहुत सारे जीव हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ जीवों में अंग होते हैं, कुछ जीवों में फेफड़े होते हैं, कुछ में उत्तक होते हैं, तो कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिकाओं से बने हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, हजारों करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन दोनों का एक मत था कि जितने भी सारे जंतु उसको दो भागों में इन्होंने अलग अलग रखा है ना। और इनका मत भी पास हो गया। इन दोनों ने जो मत रखा था कि दुनिया में जीव को दो भागों में रखा जाए, है ना, तो इनका मत भी पास हो गया। सारे साइंटिस्ट ने इनका मत को पास कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जंतु जगत को दो भाग में बांटा। पहला का नाम था प्रोटोजोआ, है ना। एक को प्रोटोजोआ में रखा और दूसरा को मेटाजोआ में रखा। ठीक है, इन्होंने जंतु को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला प्रोटोजोआ हो गया, दूसरा क्या हो गया? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ आप समझना है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि मैंने बताया था आपको पिछला क्लास में कि प्रोटो का मतलब होता है प्रथम, यानी कि फर्स्ट। क्या? फर्स्ट। और जोआ का मतलब क्या होता है? जंतु, यानी कि प्रथम जंतु, है ना। तो प्रथम जंतु क्या होता है? तो प्रथम, इसको प्रोटोजोआ भाग में क्यों रखा? प्रथम जंतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय इन्होंने अनुमान लगाया कि जिस समय संसार की जब उत्पत्ति हो रही थी इस धरती पे सबसे पहले प्रोटोजोआ ही आया था। कौन था? प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने जीव है वही सब आया था। आपको इसी टॉपिक में समझना कि कैसे कैसे हमें मानव शरीर मिला है, कैसे कैसे इतने सारे बड़े जीव मिले, एक छोटी सी कोशिकाओं से लेकर के इतना बड़ा जीव कैसे बना है, आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, जंतुओं के वर्गीकरण में। धीरे धीरे कैसे कैसे स्टेज चेंज हुआ, एक कोशिका से अनेक कोशिका बना, फिर धीरे धीरे उसमें अंग हुआ, अंगों से फिर एक शरीर का स्ट्रक्चर बना, बहुत सारे अंगों को मिल करके। आपको इसी चैप्टर में सब चीज पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला भाग उनका क्या था? जो जंतुओं को अलग किया था, वर्गीकरण किया था, पहला था प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ समझना है। प्रोटोजोआ का मतलब मैंने समझा दिया था कि प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, यानी कि प्रथम। अजोआ का मतलब जंतु। ठीक है ना। तो संसार का ये पहला जंतु है, सबसे पहले प्रोटोजोआ इस धरती पे आया था। जिस समय मानो इसका निर्माण हो रहा था पूरी ये सृष्टि का, तो उस समय केवल कौन था? प्रोटोजोआ था। इसलिए प्रोटोजोआ को प्रथम जंतु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय मतलब क्या होता है? ये केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, केवल एक कोशिकाओं से। जैसे हम लोग का शरीर करोड़ों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब हम बहुकोशिकीय हो गए। लेकिन प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं एक ही कोशिकाओं से बनी होती है, और एक ही कोशिकाओं में उसका सारा काम होता है। सब काम कर लेता है, उत्सर्जन कर लेता है, परिसरण कर लेता है, गति कर लेता है, सब चीज वो प्रोटोजोआ एक ही कोशिकाओं से कर लेता है। और हमारे शरीर में लगभग लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कोशिकाओं से अगर कोई भी जीव बना हुआ है एक कोशिकाओं से, तो क्या उसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए ना। कुछ कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं कि कुछ दिखाई नहीं देंगे, कुछ दिखाई भी दे भी सकते हैं ना। तो कुछ प्रोटोजोआ बिल्कुल दिखाई देते ही नहीं है हमारे नग्न आंखों से। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सोचने की बात है कि एक कोशिकाओं से बना, हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिल के बना है, तब इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ये तो एक ही कोशिकाओं से बना हुआ है, तब अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा दिखेगा, है ना। अपनी ये नाखून का ये छोटा सा भाग होता है ना, वो उतना भी नहीं होगा, ये इतना छोटा है ना। इसे आप देख ही नहीं सकते अपने नग्न आंखों से। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये एक कोशिकीय होते हैं, अनसेकुलर, एक ही कोशिकाओं से बना होता है। प्रोटोजोआ कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? ओनली एक कोशिका, ओनली वन कोशिका। ठीक है,
एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ना कि लाखों करोड़ों कोशिकाएं। ठीक है, इन्होंने दो भागों में बांटा है। तो पहले कोशिका के आधार पर बांटा है कि जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है उसको प्रोटोजोआम रखा है। ये बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, एकदम पूरा छोटा होता है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या इन्होंने क्या फिर प्रोटोजोआ में बताया कि जितने भी प्राणी होते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत, जितने भी जीव आते हैं, ये सभी आपस में मिलते जुलते रहते हैं। आपस में क्या होते रहते हैं? मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, और इसी के संघ को प्रोटोजोआ कहते हैं। ये जो मिलते जुलते रहते हैं सभी प्राणी, उसी के ग्रुप समझ रहे हैं ना, संघ, उसी के संघ को प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रोटोजोआ आपको समझ में आ गया? इसका और भी डिटेल्स हम बताएंगे आगे, अभी थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा है आपका मेटाजोआ। जंतु को दूसरा भाग कौन सा है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत देखिए कौन कौन से जीव आते हैं, आपको ये समझना है। देखिए मेटाजोआ है ना, मेटाजोआ ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब आप बताइए कि मानव जाति कौन से कोशिकाओं में आएगा? ये मानव जाति किस वर्गीकरण में आएगा? प्रोटोजोआ में आएगा या मेटाजोआ में? मेटाजोआ में आएगा, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, जबकि प्रोटोजोआ तो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। इसके अंतर्गत तो केवल एक ही कोशिकाओं की जंतु आते हैं, और मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय आते हैं, मतलब जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनता है, और बहुत सारे उत्तकों के मिलने से एक अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंगों के मिलने से वडी का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है ना। तो हम मानव जाति, जानवर जो हो गए, गाय, घोड़ा, भैंस, ये सभी जो है आपका मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मेटाजोआ के अंतर्गत। अब देखिए इसमें ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं, ये जो है मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं वो सभी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या होते हैं? उत्तक बनते हैं, बहुत सारे उत्तकों के मिलने से अंग, और बहुत सारे अंगों के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें अंग भी नहीं होते हैं, इसमें एक ही कोशिका है। तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलेंगे तभी तो अंग बनेंगे ना। लेकिन प्रोटोजोआ में ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रोटोजोआ एक ही कोशिकाएं से बने हैं। तो एक ही कोशिकाओं को मिल करके तो अंग नहीं बना सकता है ना। अंग तभी बनेगा, टिश्यू यानी कि उत्तक। सबसे पहला नंबर तो ये उत्तक ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक ही कोशिका है। जब तक बहुत सारे कोशिकाएं नहीं होंगे तो उत्तक कहां से बनेंगे? टिश्यू नहीं बन पाएंगे। और जब बहुत सारे टिश्यू नहीं मिलेंगे तो अंग नहीं बन पाएंगे। तो प्रोटोजोआ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका आकार भी सीमित नहीं है, इसका आकार फिक्स नहीं कैसा होगा। जैसे मानव का आकार फिक्स हो गया है कि 2 हाथ होंगे, कान होंगे, है ना, नाक होंगे, पैर होंगे, फिक्स है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, गोलाकार, अंडाकार, सर्पिलाकार, बेलनाकार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होगा प्रोटोजोआ। मेटाजोआ में क्या है? ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होते हैं, मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और देखिए दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय है। जानवर भी है, हम मानव लोग हो गए, बहुत सारे ऐसे जीव है जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना। तो उसके आधार पर रचना एवं विभिन्नता, उसके आधार पर मेटाजोआ को 2 भाग में बांटा गया है। हम मानव है तो क्या मानव जानवर को एक ही में रखा जाएगा? नहीं ना, मानव और जानवर में डिफरेंट है ना। जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनाए, तो किसी में 2 पैर होते हैं, किसी में 4 पैर होते, किसी में 8 भी होते, किसी में 10 भी होते। तो इसके आधार पर मेटाजोआ को 2 भागों में रखा गया है। पहला है आपका ओकशेरुकी और दूसरा है कशेरुकी। अब देखिए इसको समझिए, सिंपल से समझना है। ओकशेरुकी उसी को कहेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा वो जिसमें नहीं पाया जाएगा वो कशेरुकी, जिसमें पाया जाएगा कशेरुकी। तो आप बताइए कि हम लोग अकशेरुकी है या कशेरुकी है? कशेरुकी है, क्योंकि हमारे में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो अब देखिए मेटाजोआ को रीढ़ की हड्डी के अनुसार इसको 2 भागों में रखा गया है। पहला क्या कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा वो कशेरुकी, और जिसमें नहीं होता है उसको अकशेरुकी रखेंगे, वो कशेरुकी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मेटाजोआ को 2 भागों में बांटा गया, पहला अकशेरुकी, दूसरा कशेरुकी। अकशेरुकी किसको कहेंगे? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और कशेरुकी किसको कहेंगे? जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम मानव जाति हो गए, जानवर हो गया, उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसका मतलब वो कशेरुकी हो गया। ठीक है, अब देखिए अकशेरुकी के संघ को 8 भागों में रखा गया। इसके 8 संघ होते हैं, एक संघ नहीं होते, 8 संघ होते हैं। तो ये 8 संघ में रखा क्यों गया? आगे आप समझिएगा, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि सबसे पहले जो इसका संघ है पेरिफेरा, दूसरा आपका सेलेंट्रा या निडोरिया, ठीक है, तीसरा है प्लेटी हेल्मिन्थीज,
चौथा है आपका नीमोडेरा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। आठवां इसका कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा, है ना। तो देखिए अकशेरुकी के 8 संघ होते हैं। अकशेरुकी के कितने संघ होते हैं? 8 संघ होते हैं। आठों का संघ नाम लिख दिए यहाँ पे। इस सभी को एक एक करके हम बताएंगे। पेरिफेरा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, सेलेंट्रा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, और इसी में आप समझिए कि कैसे कैसे जीवों में अंगों का, उत्तकों का निर्माण होते होते एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना, इतना बड़ा शरीर बना, इतना बड़ा जंतु बना है। इसी में ऐसी आठों से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे एक कोशिकाएं से 2 कोशिका बना, 2 कोशिकाएं बनने से बहु कोशिका बना, और बहुत सारे कोशिकाओं के बनने से एक उत्तक बना, है ना। उत्तक बनने से अंग बना। तो आपको अकशेरुकी में समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? कशेरुकी, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी होती है। तो भाई हम मानव जाति जानवर, रीढ़ की हड्डी होती है, तो कशेरुकी हो गए हम लोग, ठीक है। और इसके संघ को कॉर्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डेटा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आपको हम प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल से बताएंगे। इसके अंतर्गत कौन सा जीव आते हैं वो बताएंगे, ठीक है। कौन सा जीव कहाँ रहते हैं, उसका आकार कैसा होता है ना। आपको प्रोटोजोआ के बारे में इसके बाद बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए संघ प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं, ठीक है। जंतु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भाग में। पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। तो सबसे पहले संघ प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, प्रोटोज का मतलब क्या होता है? प्रथम, और जोन के मतलब जंतु, यानी कि प्रथम जंतु। यानी कि हम कह सकते हैं कि सृष्टि में प्रथम जंतु माने जाने वाला ये है ना। सृष्टि का जब आरंभ हो रहा था तो माना गया है कि सबसे पहले जो है संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने जीव आते हैं वही थे पहले। मानव, जानवर वगैरह नहीं थे, बहुकोशिकीय जीव नहीं थे, ओनली एक कोशिकीय जीव थे जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था तब। यह मैंने लिख दिया है कि यानी कि प्रोटोजोआ के इस समुदाय के जंतु सृष्टि में प्रथम जंतु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रथम जंतु माने जाते हैं। इसकी सभी क्रियाएं एक ही कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो भाई सोचने की बात है, जब ये एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है तो सब चीज तो इसका एक ही कोशिकाओं से होगा ना। शोषण होगा, पोषण होगा, ऊर्जा मिलेगा, इसका हर काम ये एक ही कोशिका से करेगा, क्योंकि ये एक ही कोशिका से बना हुआ ही रहता है, ना कि बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि इसकी सभी क्रियाएं, जितने भी इसके अंदर वो जो वर्क होता है इसके बॉडी में, ऊर्जा के लिए, शोषण के लिए जो भी वर्क होता है इसका एक ही कोशिकाओं में संपन्न होती है, एक ही कोशिकाओं से होती है, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर ये प्रोटोजोआ आखिर रहता कहाँ है। तो सबसे ज्यादा ये पानी में रहता है। सबसे ज्यादा ये कहाँ रहता है बाबू? पानी में। परजीवी और मृतपोजीवी। अब देखिए ये पानी तो आप समझ रहे हैं कि पानी में पाया जाता है, बट परजीवी क्या होता है? परजीवी उसे कहेंगे कि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जीव में रहते हैं, ना कि केवल पानी में रहेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं मृत मतलब मरा हुआ, तो कुछ मरे हुए जीव में भी रहते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ रहते कहाँ है? 3 जगह पे, पानी में, या तो परजीवी या तो मृतोपजीवी, है ना। ये मृतोपजीवी, परजीवी मतलब दूसरे जीव में, और दूसरा मरा हुआ जीव में। तीन जगहों पे ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए गति किससे करता है? कूटपादो, कसाबो और रोमाबो। अभी देखिए कूटपादो, कसाबो, रोमाबो क्या होता है अभी आप इसके आगे समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए शोषण, ये शोषण कैसे करता है? तो ये जो शोषण करता है विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है। क्या होता है कि पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है वो उसको ले लेता है और CO2 को बाहर छोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। इसी के माध्यम से यानी विसरण प्रक्रिया द्वारा ये क्या करता है? अपना शोषण लेता है, श्वास लेता है ना। समझ में आ गया? अब देखिए यह तालाबों, पोखरों, सॉरी अभी तो ये हो गया, शोषण हो गया। अब देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, अब उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है आपका अमीबा। क्या है? अमीबा के बारे में तो आप बचपन से सुनते आते होंगे, क्लास 6-7 से ही अमीबा क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसियो बना दो, ऐसे ऐसे, ये हो गया अमीबा। जैसे भी बना दो ये हो गया अमीबा, ठीक है। अमीबा तो जानते ही है ना, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी, और अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अमीबा देखिए क्या होता है। सबसे पहले जानना है कि ये रहता कहाँ है। तो सबसे पहले ये तालाब, पोखर, नहर, झरना, नदियों, है ना, कि स्थिर पानी में रहता है। बहता हुआ पानी में नहीं रहता है, ये बहता हुआ पानी में नहीं रहेगा। ये नदी के साइड के किनारे में रहेगा, क्योंकि नदी के साइड जो किनारे होते हैं वहां का पानी
उसमें बहाव नहीं होता है, वो स्थिर रहता है, तो उस जगह पे ये होता है। तालाब में होता है क्योंकि तालाब का पानी में बहाव नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो पानी नहीं जाती, उसमें धारा नहीं बहती है, इसीलिए तालाब में ये ज्यादा मिलेंगे। पोखरों में मिलेंगे, है ना, नहरों में मिलेंगे, क्योंकि नहरों की पानी भी अस्थिर होता है, वो एक उसमें क्या एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। तो ये अमीबा कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में, पोखरों में, झरनों में, नदियों में। तो नदियों के साइड में, किनारे वाले जल में पाए जाते हैं, बीच में नहीं, क्योंकि बीच में गति होता है और गति में जहां जो पानी बहता है, जिसमें धारा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पानी जाते रहता है, उसमें अमीबा नहीं होती है, उसमें अमीबा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों के स्थिर एवं मीठे जल में पाए जाते हैं। कहाँ? मीठे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका आकार देखिए कैसा होता है, इसका आकार वो निश्चित होता है, फिक्स नहीं कि कैसे होगा, है ना। जिस तरह मानव और जानवर का फिक्स है, हम मानव का एक फिक्स है कि कोई भी, हाँ भले शकल सूरत अलग हो सकता है मानव का, लेकिन हाथ दो है तो दो ही होंगे, अंगुलियां 10 हैं, अंगुलियां भी बढ़ सकती है, लेकिन लगभग सेम ही स्ट्रक्चर होता है हर मानव का। थोड़ा बहुत करोड़ों लोगों में का डिफरेंट होता है कि अंगुली एक ज्यादा हो जाता है या दो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन सेम स्ट्रक्चर अलग होता है, सेम स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लगभग सेम होता है। लेकिन अमीबा का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। कैसियो बना दो, ये हो गया अमीबा, निश्चित नहीं है कि कैसा होगा, निश्चित नहीं है, किसी भी आकार में हो सकता है अमीबा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि इसका आकार ऐसा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, जो अमीबा है, ये देखिए मान लीजिए अमीबा है। ठीक है, अमीबा के बाहर एक झिल्ली पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मा लेमा झिल्ली। प्लाज्मा लेमा झिल्ली, क्या नाम है इसका? प्लाज्मा लेमा झिल्ली। अब ये प्लाज्मा लेमा झिल्ली का काम क्या होता है? ये प्लाज्मा लेमा झिल्ली क्या होता है? अमीबा के बाहर, क्या है? अमीबा के बाहर छोटी छोटी रचनाएं, प्लाज्मा लेमा के बाहर, है ना, बाह्य सतह बोले तो बाहर, प्लाज्मा लेमा के बाहर छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती, यानी कि बनती बिगड़ती रहती है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, बनते बिगड़ते रहता है। क्या होता है? बनते बिगड़ते रहता है, कभी भी ये अस्थायी रूप में रहेगा नहीं। ऐसा नहीं कि अगर इस रूप में ये हो गया इसे तो 2 घंटे तक इसी रूप में रहेगा, नहीं, हमेशा बनते बिगड़ते रहेगा, कभी ऐसे होते रहता है ये। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है कि प्लाज्मा लेमा के बाह्य सतह, यानी कि बाहरी सतह जो झिल्ली होता है, कि छोटे छोटे रचनाएं बनती बिगड़ती रहती, जो भी मैंने बताया, जिन्हें कूटपादीय पदार्थ कहते हैं। तो कूटपाद आपको यहाँ पे समझ में आ गया, कूटपाद क्या? कूटपाद किसको कहेंगे? जो हमेशा बदलते रहता है ना। प्लाज्मा लेमा झिल्ली के बाहर वो हमेशा बदलते रहता है, उसका आकार, है ना, अस्थिर नहीं रहता है, उसी को क्या कहते हैं? कूटपादीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक? अमीबा समझ में आ गया। अब ये कहां पाया जाता है? ये परजीवी नहीं है बाबू, याद रखना, परजीवी मतलब जो दूसरे जीव में पाया जाता है। परजीवी देखिए, अब अमीबा का एक और अमीबा है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है कि मनुष्य के बड़ी आंत में पाया जाता है, इंसान के बड़ी आंत में, जहां पे खाना का पाचन होता है। कहां पाए? देखो ये परजीवी हुआ कि नहीं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पूछ देगा कि एक ऐसे प्रोटोजोआ का नाम बता जो परजीवी है, जो इंसान में पाया जाता है, तो वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये परजीवी है। ये क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ है, ये दूसरे जीव के अंदर में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मनुष्य के बड़ी आंत में पाया जाता है और यह बहुत हानिकारक होता है। ये क्या होता है बाबू? बहुत हानिकारक परजीवी होते हैं, जिसके द्वारा एक, अगर ये मनुष्य में अगर पाया गया हो तो उस मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसे पेचिस कहते हैं। जब आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, इससे होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे पेचिस के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पेचिस के बारे में पढ़ाएंगे। तो क्या होता है? पेचिस रोग किसके वजह से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से होता है। ये क्या करता है? मनुष्य के बड़ी आंत में पाया जाता है और ये खाना को पचने ही नहीं देता है, खाना को अनपच कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है? आंत में जो आंत का जो सलेस्मा होती है, उसमें घाव ये उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? घाव उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में ऐंठन आता है, बहुत ज्यादा टट्टी आती है, खून टट्टी के साथ ब्लड भी आने लग जाते हैं। ठीक है, पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होती है। इतना खतरनाक ये होता है, इतना हानिकारक ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये परजीवी होती है, जब भी पाया जाएगा तो किसी जीव के अंदर ही पाया जाएगा, और ससुराल जिसके अंदर पाया जाएगा उसको ये घायल करके रख देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन जीव आते हैं अब अभी बताते हैं। अब देखिए तीसरा प्रोटोजोआ है आपका यूग्लिना। ठीक है, अब यूग्लिना कहां पाया जाता है? यह जो है तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा पानी पाया जाता है, इतना ही स्मार्ट है यूग्लिना।
ये कहाँ पाया जाता है? तो पानी के स्वच्छ जल में पाया जाता है, तालाबों के स्वच्छ जल में। बहुत स्मार्ट है ये यूग्लिना। अब देखिए ये जो यूग्लिना है, जो तालाबों में जो जल होते हैं, तो जल के ऊपर हरे रंग के एक परत के रूप में ये पाए जाते हैं। अब देखते होंगे गांव में जो तालाब है, देखिएगा जो साफ सुथरा तालाब है, उसके ऊपर जब देखिएगा ना, हरा हरा पूरा लंबा लंबा रहेगा, पूरा लंबा। कजली काई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, काई जो अलग होता है, ये काई अलग होता है, और ये जो आपका यूग्लिना अलग होता है। काई क्या होता है? काई काई जहां पे भी लगता है तो इसके लिए एक सतह चाहिए, है ना। जैसे देखते हैं जहां पे अब ज्यादा पानी हमेशा गिरते रहता है, या पानी किसी जगह पे ज्यादा देर तक रह जाता है, तो उस सतह पे काई जम जाता है। उस सतह पे क्या होता है? कजली उसको बोलते हैं, कजली जम जाता है। लेकिन ये कजली नहीं है, ये पानी के ऊपरी भाग पे रहता है, और काई क्या रहता है? किसी सतह पे रहता है ना। इसके लिए एक जगह चाहिए, काई के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन यूग्लिना के लिए जगह नहीं, ये पानी के ऊपर ही रहता है, ये पानी के ऊपर ही रहता है ना। देखिएगा एकदम पूरा पतला पतला, जब बहुत सारे रहेंगे तो उसको उठाइएगा ना तो उठ भी जाएगा। अगर बहुत सारे संख्या में है, बहुत लंबा लंबा रहेगा वो, बहुत लंबा लंबा रहता है वो। देखिएगा कभी गौर से, तालाब के पास जाइए, बैठिए और देखिएगा तो बहुत सारा आपको दिखेगा। बहुत सारे संख्या में रहेंगे तब दिखेगा, एक की संख्या में रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो सूक्ष्मदर्शी है ना यूग्लिना। बहुत सारे के संख्या में रहेगा तो आपको दिख जाएगा, काफी लंबा लंबा रहेगा और हरे रंग का होता है, ठीक है। तो ये कहां पाए जाते हैं? तो सबसे पहले स्वच्छ जल में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग के रूप में परत के जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके जो अग्रशिरा होता है, अग्रशिरा मतलब जो आगे की भाग होती है, यूग्लिना के जो आगे की भाग होता है उसको क्या कहते हैं कि इसके अग्र सिरे पर, यानी कि आगे के भाग पर एक मुख होता है। मुख मतलब मुंह होता है ना। क्या होता है? मुंह होता है। और इसके अंदर जो कोशिका मुख से, जो मुख होता है, कोशिका मुख से एक धागे के समान रचना निकलती है, जिसे कसाब कहा जाता है। अभी आपको कूटपादर कसाब समझ में आ रहा था ना? नहीं ना? तो कूटपाद आप समझ गए, आप कसाब समझिए क्या होता है, जिसको फ्लैजिला कहते हैं। आप कोशिका चैप्टर को याद कीजिए, मैंने कोशिका में बताया था कि कोशिका के बाहर इस आकार में बाल के जैसी संरचना में स्थित रहता है। एक को सिलिया बोलते हैं, एक को फ्लैजिला कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि कोशिका के बाहर, है ना, जल को ब्लड को ये क्या करता है? किसी भी पदार्थ को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि पोषण प्राप्त करता है। तो यही फ्लैजिला के द्वारा, यानी कि कसाब के द्वारा ये अपना पोषण करता है। इसी से वो खींचते रहता है। ये एक बाल जैसी संरचना में रहता है, छोटे छोटे रहता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? तो कोशिका के मुख से एक धागे जैसी संरचना निकलती है, धागे जिसमें पूरा छोटा छोटा है। जैसे मान लो ये यूग्लिना का क्या, ये यूग्लिना का आपका हो गया मुख, ठीक है। इसके आगे देखिए ना, छोटा छोटा धागा के जैसा ना, पूरा पतला पतला, बाल से भी पतला ना, नग्न रहता है, दिखेगा ही नहीं वो बिना माइक्रोस्कोप के। इस तरह वो निकला होता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। एक सिलिया होता है, तो सिलिया जो होता है उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, फ्लैजिला थोड़ा छोटा होता है। ये फ्लैजिला, इसी के द्वारा वो क्या करता है? बाहर में जो भी पोषण उसको प्राप्त करना होता है, वो इसी के द्वारा वो क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जिसे कसाब कहते हैं, हिंदी में कसाब और इंग्लिश में फ्लैजिला, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक ही केंद्रक होता है। तो भाई ये सोचने वाली बात क्या है, जब ये एक कोशिका से बना हुआ है, प्रोटोजोआ तो एक कोशिकीय है ना बाबू। तो जब ये एक कोशिका से बना हुआ है, जिसके पास 5 केंद्रक कहां से आएंगे? ये सोचने वाली बात है। ये तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अरे ये तो एक ही को कोशिका से बना है, तो एक कोशिका के अंदर एक ही को माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एक ही को केंद्रक भी होगा। मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। कितना? केवल एक। ये ना मत सोचिए कि इसमें बहुत सारे पाए जाएंगे, नहीं। बहुत सारे कब पाए जाएंगे? बहुकोशिकीय में पाए जाएंगे ना। जैसे हम में जितनी कोशिका उतनी केंद्रक, जितनी कोशिका उतनी माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी कोशिका उतनी लाइसोसोम, ठीक है। लेकिन ये एक ही कोशिका से बना है, तो एक ही को केंद्रक रहता है इसमें। कितना? एक ही केंद्रक है। समझ में आ गया यूग्लिना के बारे में? इसके ये देखिए अब हरा क्यों दिखता है, ये पानी के ऊपर हरा क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर अनेकों हरित लवक पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। जिसके माध्यम से क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। समझ में आ गया यूग्लिना आपको? अब चौथा देखिए पायरामीशियम। ये भी एक प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म जीव है, आंख से नहीं दिखेगा, बिना माइक्रोस्कोप, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय होते हैं, तो आप इसमें बार बार हमको बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि इसमें एक ही केंद्रक होता है। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जो जीव एक कोशिकाएं से मिलकर बना है, तो उसमें एक ही को ना होगा केंद्रक, क्योंकि एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। तो ऑटोमेटिक है, आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। तो भाई प्रोटोजोआ कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जब एक कोशिकाएं से मिलकर बना है, तो उसमें एक ही को केंद्रक होगा।
है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पाया जाता है, ये भी पानी में, तालाब में, पोखरों में पाए जाते हैं। तो तालाब और पोखर बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि तालाब और पोखर में पानी ही होता है। ऐसे खाली रहेगा तो उसको तालाब बोलते हैं, बट पानी से भरा हुआ होता है ना तालाब, ठीक है। अब देखिए, पाया तो जाता है, बट कैसा जल में पाया जाता है, तो जहां पे कार्बन की मात्रा ज्यादा होते हैं ना, वहां पे मैंने लिख दिया कि कार्बनिक पदार्थों में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन? पैरामीशियम का। ये तो बहुत स्मार्ट है, यूग्लिना बहुत स्मार्ट है, एकदम साफ सुथरा पानी में रहेगा और ऊपर चमकते रहेगा एकदम हरा रंग, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना हर काम कर लेता है। लेकिन ई जो है ना, डटी बुआ है मानो, तो ये पैरामीशियम कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्बनिक एकदम गंदी जगह पे ये पाया जाएगा, जहां पे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगा ना, वहां पे ये पैरामीशियम पाया जाता है। और गलती से कहीं शरीर में आएगा तो समझ रहे हो कितना भयंकर रोग है। प्रोटोजोआ के बारे में जब पढ़ाएंगे ना, उसके होने वाले रोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्बनिक पदार्थों में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये गति किसके द्वारा करता है? तब यहाँ लिख दे परमाभिकाएं, है ना, परमाभिकाएं के द्वारा ये क्या करता है? गति करता है। जिसे ये कसाब के द्वारा गति करता है ना, अपना हर चीज कर लेता है, उसी तरह ये परमाभिकाएं के द्वारा ये क्या करता है? अपना गति करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है। इसी प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग होता है। इसी मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? यही प्लाज्मोडियम के द्वारा। ये एक परजीवी है, परजीवी मतलब दूसरे जीव में पाया जाता है। या मैंने लिख दिया है कि मलेरिया नामक रोग इसी प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम से। याद रखिएगा, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। याद रह जाएगा, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसका वाहक मतलब इसको ले जाने वाला कौन होता है? मनुष्य के शरीर में आखिर ये आता कैसे है? तो इसको ले जाने वाला काम मच्छर करता है। तो वो कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना। प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। नर नहीं, नर बेचारा सीधा साधा होता है, ये मादा का काम होता है ना। मादा एनाफिलीज क्या करता है? प्लाज्मोडियम को मानव के शरीर में पहुंचा देता है। किसी को कहीं जो मादा एनाफिलीजा काट लिया गलती से, तो उसमें प्लाज्मोडियम चला जाएगा, तो उसको मलेरिया नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। अब पढ़िएगा प्रोटोजोआ के बारे में। अब देखिए, इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर करता है, ठीक है। ये जो है चार तरह के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। चार तरह का। पहला आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा है आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम वीवैक्स, और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिये। और इन्हीं चारों को मलेरिया परजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब ये किसी ना किसी जीव में रहेगा, ना कि पैरामीशियम के जैसा जल में रहेगा, तालाब में रहेगा, है ना, यूग्लिना के जैसा तालाब में रहेगा। ये क्या? परजीवी है। मैंने आगे ही बता दिया था कि प्रोटोजोआ जो है परजीवी भी है। ये अकेला भी रह सकता है, संघ में भी रह सकता है, मृत पोषी में भी रह सकता है, नहीं मरा हुआ जीव में भी रह सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया? परजीवी है। इसको मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। ये जो चार प्लाज्मोडियम परजीवी, इसको क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी कहते हैं। अब देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम जो है, इसका जीवन चक्र दो जगह पूरे होता है। पहला तो मादा एनाफिलीज मच्छर में, और दूसरा मनुष्य में, इंसान में। तो मनुष्य को प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य पोषण जो होता है मनुष्य में प्रवेश करने के बाद ही इसका मुख्य पोषक होता है, जो इसको चाहिए। क्या करता है? जब शरीर में ये प्रवेश करता है, हमारे शरीर में, चूंकि ये अलैंगिक जनन करता है, जब शरीर में जैसे ही गया, एक को प्रवेश किया, एक गो से दो गो, दो गो से तीन गो, तीन गो से हजार गो बनना स्टार्ट कर देता है बॉडी में। और बनने के बाद ये क्या करता है? आरबीसी को क्षति पहुंचा देता है। जब मलेरिया होता है ना, तो आरबीसी को बहुत प्रभावित करता है, आरबीसी की मात्रा को कम कर देता है, और हमारे लीवर को भी डैमेज कर देता है मलेरिया, और हमेशा बुखार रहता है। इसलिए इस पे ध्यान देना है, ठीक है। मच्छर से बच के रहिए जरूर। क्या पता वही ये मादा क्या बोलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर ही आपको काट ले, और ये प्लाज्मोडियम आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। हो सकता है ना ऐसा। तो इन सब चीजों से बच के रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका पोषण दो जगह पे, क्या इसका जीवन दो जगह पे पूरा होता है। पहला तो मच्छर में होता है, और दूसरा मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में इसका प्राथमिक पोषक कहा जाता है ना। यहाँ पे लिख दिया है कि और मादा एनाफिलीज को द्वितीयक पोषक कहा जाता है। मानव में प्राथमिक पोषक हो गया प्लाज्मोडियम का, और मच्छर में द्वितीयक पोषक।
इसलिए इसे द्विपोषी भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम को द्विपोषीपदी कहा जाता है। द्वि मतलब दो, पोषी मतलब पोषण, यानी कि पोषण अपनी रक्षा वृद्धि, और पद मतलब जगह। तो प्लाज्मोडियम को द्विपोषीपदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जीवन चक्र दो जगह पूरा होता है, पहला मच्छर में और दूसरा मानव में, इंसान में। ठीक है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसकी वजह से ये काफी शरीर में पहुंचते के साथ बहुत तेजी से ये अपना निर्माण करना, वृद्धि करना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 1000 शरीर को प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है, और उससे मलेरिया नाम के रोग हो जाता है। समझ में आ गया आपको प्रोटोजोआ? जय हिंद।